हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी टॉपिक को नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए है जो अभी अभी 10th क्लास पास आउट होकर के 11th में आने को है, या जिन लोगों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। अर्थात आफ्टर 10th के बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आफ्टर 10th आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट का सिलेक्शन गलत तरीके से करते हैं, और गलत तरीके कई हैं। जैसे बच्चे अपने दूर के रिश्तेदार में जो फुफेरा भाई, ममेरा भाई, कज़न वगैरह जो भी है, वो जिस सब्जेक्ट को चूज करता है, बच्चे भी उसको देख करके उसी सब्जेक्ट को चूज कर लेता है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। हर बच्चे के एक फ्रेंड सर्कल होता है, और उस फ्रेंड सर्कल में जो सबसे अच्छा बच्चा होता है, बेहतर बच्चा होता है, वो बच्चा जिस सब्जेक्ट को चूज करता है, तो उस ग्रुप के तमाम बच्चे भी उसी सब्जेक्ट को चूज कर लेता है। ये भी गलत है, बिल्कुल, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने गार्जियन के दबाव में आकर के सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है, वो हालांकि उसका मन कुछ और करता है, लेकिन गार्जियन के दबाव में आकर के बच्चे दूसरे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। और तो और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये मानते हैं कि जिसका 10th क्लास में मार्क्स काफ़ी बेहतर आया है, बहुत अच्छा आया है, वो साइंस लेंगे, जिसका थोड़ा खराब आया है वो कॉमर्स लेंगे, और जिसका सबसे खराब आया है वो आर्ट्स लेंगे। तो ये जितनी भी पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे बच्चे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इस आधार पे तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जब इस आधार पे बच्चे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो चूंकि आपका इंटरमीडिएट कैरियर डिसाइडेड पॉइंट होता है, तो जब करियर डिसाइडेड पॉइंट होता है, अगर इंटरमीडिएट वो बेहतर नहीं कर पाते हैं, जैसे तैसे कर पाते हैं, तो वो करियर के फाइनल स्टेज में जाकर एक बार बंदा जरूर सोचता है कि काश अगर हम इंटरमीडिएट में सही सिलेक्शन किए होते सब्जेक्ट का, तो आज हम एक अच्छी पोजीशन पे होते, और जिस काम को भी कर रहे होते उसमें हमारा पैशन भी दुगना होता। ये बिल्कुल वो सोचता है ऐसा, है ना। तो खैर, यहाँ पे बहुत सारी कहावत लागू होती है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछतावे से क्या हुई, हाथ मलना वगैरह, ये सब। तो ठीक है, ये सारी बातों को छोड़ते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे ये कि तो फिर सर सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना कैसे चाहिए, किस आधार पे हम लोग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो 2 तरीका है। आपके पास 2 पैरामीटर्स, उन 2 पैरामीटर्स के आधार पे ही आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। पहला पैरामीटर्स ये है कि इंटरेस्ट, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, आप उसी को प्रेफर करें। ठीक है, पहला तो आपका हो गया कि सब्जेक्ट के प्रति, किस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और इंटरेस्ट होना ही सब्जेक्ट सिलेक्शन का सही तरीका नहीं है। आपको इंटरेस्ट है मान लो कि सब्जेक्ट में, तो हम वो सब्जेक्ट ले लिए, ये सही तरीका नहीं है। इसके साथ एक और फैक्टर ये है टाइम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस है। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइंस अगर आपको पढ़ना है, तो साइंस पढ़ने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स के बनिस्बत आर्ट्स को पढ़ने में, समझने में उसमें कम समय चाहिए, तो आप कम समय में आर्ट्स समझ लेंगे, लेकिन साइंस को पढ़ने में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो पहला तो आपका था इंटरेस्ट, दूसरा आपको उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम। आपको इंटरेस्ट और टाइम के आधार पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट साइंस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम ज़्यादा मांगता है, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, हम कम समय में साइंस
पढ़ें, साइंस नहीं पढ़ना और मेरे पास कम समय, हम पढ़ लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि आप साइंस तभी ले जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो, तभी आप साइंस ले, नहीं तो नहीं ले यार, कुछ और ले लो तुम, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको समझाया कि साइंस लेना चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट लेने का सही तरीका के लिए मैंने आपको 2 फैक्टर बताया। अच्छा, अब मेरा अपना ओपिनियन है या मेरा खुद का मानना है कि आपको साइंस लेना चाहिए। साइंस लेना चाहिए क्यों? मैं इसके फायदे ज़रूर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शंस रहता है कि साइंस लेने का मतलब होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल, जबकि ये गलत है। साइंस लेने का ये अर्थ नहीं होता है कि हमको अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग करना है तभी हम साइंस लें, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं बताऊंगा कि ठीक है ऐसा क्यों, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। साइंस लेने का अपना 2 फायदा है, ठीक है, ऐसे तो कई सारे फायदे, लेकिन आपको मैं 2 फायदा गिनाता हूँ। पहला ये कि साइंस में करियर ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब हमारे हमारे कंट्री में जितने भी फील्ड है, एरियाज है, उसमें साइंस के बच्चों का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और तो और अगर आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंटरमीडिएट में अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस भी करते हैं, है ना, तो ये सब एक आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं क्या। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको साइंस लेने का, कि साइंस आपको डिसिप्लिन और हार्डवर्क सिखाता है, ठीक है, डिसिप्लिन और हार्डवर्क सिखाता है, बिल्कुल। और अगर डिसिप्लिन और हार्डवर्क अगर आपको आता है, आप देखे भी होंगे कि साइंस के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं और उसमें हार्डवर्क करने का जो है ना कैपेबिलिटीज आ जाती है समय के साथ, ठीक है, वो हार्डवर्क भी करना सीख जाता है साइंस लेने के साथ साथ। तो इससे क्या होता है कि अगर वो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट को अगर चूज करता है, अगर पढ़ता है किसी भी सब्जेक्ट को, चूंकि उसके डिसिप्लिन और हार्डवर्क वो इंटरमीडिएट में वो बन चुका है, तो ऐसे ही डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ वो आगे के भी किसी भी सब्जेक्ट में वो मेहनत करता है। तो इससे क्या होता है कि उसको किसी भी फील्ड में वो अपना एक परचम लहरा लेता है ना। आप अगर अभी देखे भी साइंस में सॉरी मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो साइंस के बच्चे है ही, साथ ही साथ जितने भी अदर फील्ड हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, है ना, चाहे आपके डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले ही होते हैं। उसका इंटरमीडिएट में ज़्यादातर बच्चों का साइंस ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो साइंस के होते हैं उसके पास डिसिप्लिन और हार्डवर्क होने के कारण क्या है कि वो आगे किसी भी सब्जेक्ट को अगर वो पढ़ता है तो ये चीज़ें बनी होती है उसके साथ, तो जिसके कारण वो किसी भी फील्ड में जाता है तो वो उस फील्ड में बेहतर कर पाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको साइंस लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा गार्जियन से और जो सीनियर है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर को अच्छे से गाइड करें, ताकि उसके उज्जवल भविष्य में आपका एक योगदान रहे, है ना, उसका करियर मेकिंग में आपका थोड़ा योगदान रहे, ठीक है। मैं अमरदीप, आपके केमिस्ट्री ट्यूटर, और जिन बच्चों को हमसे 11th पढ़ना है, पढ़ने में इच्छुक है, वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर सब्सक्राइब कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। आज के बाद या कुछ दिनों के बाद अब जो मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा वो अल्टरनेट में आएगा, 11th अल्टरनेट और 12th अल्टरनेट। एक अल्टरनेट में आपका 11th, एक अल्टरनेट में आपका 12th आएगा। और 12th वाले बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आप अपने जूनियर को गाइड करें, जूनियर को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कराएं, है ना, और उसे भी शेयर करने को कहें। और सीनियर जो बच्चे हैं, मतलब जो 12th में है, वो भी हमारे 11th के वीडियो लेक्चर को पढ़े, क्योंकि उसको आगे के जो एग्ज़ाम देने हैं उसमें 11th पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।